एक बार की बात है। सुरेश नाम का एक व्यक्ति था। वो बहुत घमंडी था और अपने मन की ही सुनता था। वो कानपुर शहर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम सोनिया था। उन दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, पर सोनिया अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करती थी। एक दिन सुरेश ने शिमला जाने का प्लान बनाया। फिर अगले दिन सुबह सुरेश जल्दी तैयार होकर अपनी कार में बैठ जाता है। जल्दी आओ भाग्यवान, हमें लेट हो रहा है। कुछ ही देर में सोनिया आ जाती है, पर उसके सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट लेती है। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। फिर सोनिया कार में बैठते ही सुरेश को कहती है, हमें कुछ देर रुकना चाहिए। मेरे आगे से काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है, ये अपशगुन माना जाता है। पर सुरेश अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोनिया की बात मानी ही नहीं। फिर वो लोग घर से निकल पड़ते हैं। अपनी राह पर चलते चलते दोपहर हो जाती है। तभी वो रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश वेटर को बुलाता है। भाई, यहाँ से कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से हम शिमला जल्दी पहुँच सकें? जी हाँ साहब, कुछ दूर बाद एक मोड़ आएगा, वहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, आप वहाँ से मुड़ जाना। वो रास्ता जंगल को होकर हाईवे पर निकलता है, वहाँ से आप जल्दी पहुँच जाओगे। पर साहब, वो रास्ता रात के समय खतरनाक है, आप लोगों को रात के समय वहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने वहाँ के बारे में बहुत सुना है। जो भी उस रास्ते से 8 बजे के बाद गया है वो लौट के नहीं आता। फिर ये कह करके वेटर वहाँ से चला जाता है। हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए, हम जल्दी पहुँचेंगे। सोनिया वेटर की बात सुनकर डर जाती है। सुनिए जी, कुछ ही देर बाद रात भी होने वाली है, हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता खतरनाक है। नहीं नहीं, तुम बिना बात के डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। सोनिया ने सुरेश को बहुत समझाया, पर सुरेश नहीं माना और वो ढाबे से निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर बाद एक मोड़ आया, जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, यहाँ से 8 बजे के बाद जाना खतरनाक है। पर वो लोग वहाँ से मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे अंधेरा भी हो जाता है। सोनिया बोर्ड देखकर सुरेश को कहती है, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी एक साधु बाबा उनकी कार के सामने आ जाता है। उसके बड़े बड़े बाल और एक हाथ में लोटा, दूसरे हाथ में एक छड़ी थी। बाबा जोर जोर से बोलने लगता है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मूर्ख बालक, इस रास्ते से जो गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। सोनिया ये सुनकर बहुत डर जाती है, पर सुरेश को उस बाबा की बात का विश्वास नहीं हुआ। ढोंगी बाबा, हम आपकी बात नहीं मानते, हट जाओ हमारे रास्ते से। सुरेश की बात सुनकर बाबा क्रोधित हो जाते हैं। मूर्ख बालक, अपना नहीं तो कम से कम अपनी पत्नी के बारे में सोच। मैं अब भी कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर सुरेश ने उस बाबा की एक न सुनी और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब रात भी हो गई थी और अब तक हाईवे नहीं आया था। सुनो, अब भी समय है, वापस चलते हैं। कितनी देर हो गई है, अब तक कोई हाईवे नहीं आया। आपने देखा ना, सुबह घर से निकलते वक्त काली बिल्ली ने रास्ता काटा और अब उन बाबा ने क्या कहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर सुरेश कहाँ मानने वाला था, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ ही दूर बाद उनकी कार झटके मारने लगती है और अचानक से रुक जाती है। सुरेश ने फ्यूल मीटर की तरफ देखा, पर वो तो पूरा भरा हुआ था। गहरी रात और जानवरों की आवाज से सोनिया और ज्यादा डर जाती है। तभी एक भूत पेड़ पर बैठा होता है। वो उन दोनों को देख लेता है और आदमी का भेष बदलकर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। हमें इस आदमी से मदद लेनी चाहिए। अरे सुनो भाई, यहाँ कोई मैकेनिक की दुकान है क्या? हमारी गाड़ी खराब हो गई है। नहीं साहब, यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है, पर मैं मैकेनिक का काम जानता हूँ, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ।
फिर वो आदमी गाड़ी ठीक करने लगता है। कुछ देर बाद वो आदमी अपने असली भूत के रूप में आ जाता है। उसके बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखून और डरावना मुंह देखकर वो दोनों डर जाते हैं। बड़े दिनों बाद इस रास्ते पे कोई आया है। अब तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे आज। वो दोनों गाड़ी छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। कहाँ तक भागोगे? आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी दूर बाद जंगलों में एक घर की रोशनी दिखाई देती है। पैर में ज्यादा चोट आने की वजह से सोनिया चल नहीं पाती। तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से, मदद लो उस घर में जाकर। तभी वो भूत आता है और सोनिया को खींचकर अपने साथ ले जाता है। सुरेश भागते भागते उस घर पर पहुँचता है। कोई है यहाँ पर? हमारी मदद करो, जल्दी दरवाजा खोलो, ये भूत मेरी पत्नी को मार डालेगा। तभी अंदर से वही साधु बाहर निकलता है जो उन्हें इस रास्ते पर आते वक्त मिला था। आप सही थे, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वो भूत मेरी पत्नी को मार देगा। आओ बालक, अंदर आओ, ये सुरक्षित जगह है। मैं तुम्हारी पत्नी को बचाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो भूत बाबा के मंत्रों से उनकी तरफ खींचा चला आता है और उस गोल घेरे में आ जाता है। बाबा फिर उस भूत से पूछते हैं, बता, कहाँ छुपाया है तूने इसकी पत्नी को, वरना तू नहीं बचेगा आज। तुम्हारी पत्नी मेरे पास है, वो मेरा आज का भोजन है और तुम सब भी मरोगे। फिर बाबा के पास में एक लोटा होता है। वो उस लोटे से उस भूत पर गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल भूत पर छिड़क दिया जाए तो वो जल जल कर मर जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी पत्नी के पास ले जाऊंगा, पर तुम मुझे मारना मत। चलो, आओ मेरे पीछे। कुछ दूर बाद एक पेड़ के साथ सोनिया को उस भूत ने रस्सी से बांधा होता है। सोनिया को देखकर सुरेश भागकर उसके पास जाता है और उसकी रस्सी खोलता है, पर सोनिया बेहोश थी। सोनिया को बेहोश देखकर सुरेश उसकी आंखों पर पानी डालता है। फिर सोनिया को होश आ जाता है। बाबा फिर उस भूत पर गंगा जल छिड़क देते हैं। वो भूत गंगा जल से तड़प तड़प कर जल कर मर जाता है और कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। जाते वक्त सुरेश बाबा से कहता है, धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई है। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर सुरेश और सोनिया कार में बैठकर अपने घर लौट जाते हैं। बिजनेसमैन रवि प्रकाश सिंह मुंबई में अपनी पत्नी नेहा और बच्चों दीपिका और आयुष के साथ रहता था। रवि काफी दिनों से एक जिम खोलने की सोच रहा था। एक दिन रवि का एक दोस्त अरुण रवि को बताता है कि उसने कोल्हापुर जाने वाले रोड पर एक पुराना बंद पड़ा जिम देखा है। नया जिम खोलोगे? नया जिम खोलोगे तो बहुत खर्चा आएगा। वो पुराना जिम शहर से थोड़ा दूर शांत जगह पर है, लेकिन हो सकता है लोग शांति के कारण ही वहाँ जाना पसंद करें। ठीक है, संडे को हम दोनों उस जिम को देखने चलेंगे। नहीं, मैं संडे को फ्री नहीं हूँ, तुम अकेले जाकर ही देख लेना। एक चौकीदार वहाँ रहता है, वो तुम्हें सारी जानकारी दे देगा। रवि संडे को अकेले ही कोल्हापुर जाने वाले रोड पर जिम देखने पहुंचता है। ऐसा सुनसान इलाका देखकर रवि को घबराहट होने लगती है। रवि प्रकाश साहब, आप ही हैं? हाँ, नहीं हूँ। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो बॉडी बिल्डर गायब हो चुका था। क्या यहाँ कोई एक्सरसाइज करने आता है? नहीं साहब,
ये जिम पिछले 15 साल से बंद पड़ा है। आइए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। रवि चौकीदार के साथ अंदर जाता है। अंदर उसी बॉडी बिल्डर की मूर्ति लगी थी, जिसे रवि ने अभी कुछ देर पहले बाहर देखा था। ये किसका स्टैचू है? ये बॉडी बिल्डर मोहित खन्ना है। ये जिम इन्होंने ही बनवाई थी और इन्हीं के अंडर में चला करती थी। क्या अब ये दुनिया में नहीं है? नहीं, 15 साल पहले बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन था, जिसमें इनके किसी प्रतिद्वंदी ने इनके खाने में जहर मिलाकर इन्हें मार दिया था। तब से ये जिम बंद पड़ी है। पहले तो रवि जिम खरीदने के लिए मना करता है, लेकिन चौकीदार बताता है कि उसे ये जिम मात्र 10 लाख में मिल सकती है। रवि सोचता है, इतने कम पैसों में इतनी बड़ी जगह? ये जगह है तो थोड़ी डरावनी, लेकिन मुझे तो यहाँ आना नहीं है। जिम की पब्लिसिटी कर दूंगा और एक मैनेजर रखवा दूंगा, फिर वही सब कुछ संभालेगा। रवि वो जिम खरीद लेता है और उसकी सफाई वगैरह कराकर आसपास के एरिया में नए जिम खुल जाने के पोस्टर भी लगवा देता है। पापा, मैं भी जिम जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त जिम जाते हैं। पापा, मैं भी जिम जाऊंगी। मुझे भी अपना फिगर मेंटेन करना है। नहीं, कोई वहाँ नहीं जाएगा। रवि ऑफिस चला जाता है। दोनों बच्चे उदास होकर बैठ जाते हैं। बच्चों, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों जिम चले जाओ, लेकिन पापा के लौटने से पहले घर वापस आ जाना। थैंक यू मम्मी। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। अब चलो वापस घर चलते हैं। तुझे जाना है तो जा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? क्या हुआ तुम दोनों को? वो बॉडी बिल्डर। हमारे पापा ने ये जिम खरीदा है। हम यहाँ एक्सरसाइज करने आए थे। अच्छा, मैं समझ गया। चलो, मैं तुम्हें जिम के अंदर ले चलता हूँ। आयुष और दीपिका अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जिम के अंदर बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। ये देखकर उनका डर गायब हो जाता है। चलो, हम भी एक्सरसाइज करते हैं। दोनों डंबल उठाकर एक्सरसाइज करने लगे। चौकीदार अंकल, बचाओ! मम्मी, पापा, कोई तो हमारी मदद करो। उधर रवि घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से पूछता है, दीपिका और आयुष कहाँ हैं? वे दोनों जिम गए हैं। अरे तुम पागल हो क्या? तुमने उन्हें बाहर क्यों भेज दिया? रवि तुरंत तेजी से कार चलाता हुआ जिम पहुंचता है। जिम के अंदर आयुष और दीपिका बेहोश पड़े थे। रवि उन दोनों को कार में डालता है और घर लेकर आता है। आयुष और दीपिका को होश तो आ गया था, लेकिन उन्हें सदमा पहुंचा था। वे डर के कारण कुछ नहीं बोल पा रहे थे। लगता है मुझे ही जिम जाकर चौकीदार से पूछताछ करनी पड़ेगी। रवि उसी समय कार लेकर जिम जाता है, लेकिन चौकीदार वहाँ नहीं था। छह महीने बीत चुके हैं। रवि का कुछ पता नहीं लगा। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। लोग बातें करते हैं कि रवि को मोहित खन्ना का भूत खींच कर ले गया। रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर एक कार भागी चली जा रही थी। कार में 2 लोग राहुल और हैरी सवार थे, जो इस वक्त थोड़े नशे में थे। अचानक उनकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई। अबे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अबे पागल है क्या?
इतने सन्नाटे में क्यों गाड़ी रोकूंगा? गाड़ी खुद रुक गई है। चलो देखते हैं अब इस गाड़ी को क्या हो गया। इतना कहकर राहुल और हैरी गाड़ी से नीचे उतर गए। हैरी गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा और राहुल उस जगह को गौर से देखने लगा। हैरी, ये जगह काफी जानी पहचानी लग रही है यार। राहुल की बात सुनकर हैरी नशे में बोला, अबे तुझे तो हर जगह जानी पहचानी लगती है। एक तो समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में हुआ क्या है। लगता है किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। अचानक तभी राहुल की नजर सामने की ओर चली गई। अचानक उसके चेहरे पर डर छलकने लगा। अबे अब तुझे क्या हो गया? राहुल ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अबे कार और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट पर खराब हुई है। हाँ तो क्या हुआ? चल कोई मैकेनिक देखते हैं, वरना यहाँ की ठंड में हमारी कुल्फी जम जाएगी। यार हैरी, लगता है तू नशे में है। भूल गया 5 साल पहले ठीक इसी तरह हम नशे में थे और हमारी गाड़ी ठीक यहीं पर खराब हुई थी, और वो मैकेनिक और उसकी वो सुंदर पत्नी। राहुल की बात सुनकर हैरी का नशा उतर गया। उसने राहुल को आगे बोलने से रोक दिया। अबे पागल है क्या? चुप कर। दीवारों के भी कान होते हैं। उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। पुलिस भी अब उस घटना को भूल चुकी है। तभी राहुल की निगाह सामने एक छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान पर चली गई। वहाँ एक आदमी बैठा किसी कार की मरम्मत कर रहा था। राहुल ने डरते हुए हैरी से कहा, हैरी, वो देख मैकेनिक। लेकिन हमने तो उस मैकेनिक को। मुंह बंद कर तू। बोला ना वो 5 साल पहले की घटना है। ये कोई दूसरा मैकेनिक होगा। चल कार को धक्का लगा। वो दोनों अपनी कार को उस मैकेनिक के पास लेकर चले गए। ए सुनो, हमारी कार अचानक बंद हो गई है। देखो तो क्या खराबी है? राहुल ने डरते हुए झिझकते हुए उस मैकेनिक से पूछा। यहाँ पर कुछ साल पहले शायद किसी दूसरे मैकेनिक की दुकान थी। राहुल की बात सुनकर वो मैकेनिक उसकी तरफ घूरता हुआ बोला, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, ये जरा नशे में है। तुम कार में देखो क्या हुआ है। इतना बोलकर हैरी राहुल को घूरने लगा और वो मैकेनिक कार ठीक करने लगा। तू यहीं बैठ हैरी, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर राहुल थोड़ी ही दूर गया था कि उसके सामने एक लंबा और काला व्यक्ति खड़ा था जो कि उसे घूरे जा रहा था। राहुल को पता नहीं क्यों बहुत अजीब महसूस हुआ। वो जो लड़का जो वहाँ बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ, तुम्हारा दोस्त बरसों से बंद झोपड़ी के पास बैठा अकेला क्या कर रहा है? बंद झोपड़ी? क्या कह रहे हो तुम? इतना बोलकर राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा वहाँ सन्नाटा था और वहाँ पर कोई झोपड़ी नहीं थी। हैरी वहाँ अकेला बैठा था। ये कैसे हो सकता है? राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो चौंक गया। वो लंबा आदमी भी अब वहाँ मौजूद नहीं था। राहुल वैसे भी डरा हुआ था। अचानक उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने बिना टाइम गवाए हैरी के पास जाकर कहा, जल्दी उठ हैरी और अभी यहाँ से चल। अबे लगता है तू पागल हो गया है। पी ज्यादा मैंने है, लेकिन तुझे ज्यादा चढ़ गई है। तभी उस मैकेनिक की आवाज उसके कानों से टकराई। बाबू साहब, अभी तक तुम्हें कुछ याद नहीं आया? ये सुनसान सड़क और एक कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान और बगल में जंगल भी है। वो दोनों अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा, लेकिन आप लोग पैसे नहीं दोगे। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। राहुल ने डरते और झिझकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा बरसों से यहाँ इंतजार कर रहा था। इतना कहकर मैकेनिक अजीब से अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। राहुल और हैरी के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। दोनों वहां से तुरंत उठकर भागने लगे। वो दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, मगर घूम फिर कर वो वहीं वापस आ जाते। उनकी सांस भी अब फूलने लगी थी। वो दोनों जंगल की ओर भागने लगे। अचानक उन दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी।
आवाज सुनकर उन दोनों के कदम अचानक रुक गए। दोनों ने देखा कि उस औरत ने अपनी सिर को नीचे किए लगातार रोए जा रही थी। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? पर उस औरत ने हैरी की बात का कुछ जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने हैरी की बात सुनी ही ना हो। हैरी ने चिल्लाकर कहा, अरे रो क्यों रही हो? 5 साल पहले उन 2 नशेड़ियों ने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक कराई और जब मेरे पति ने उनसे पैसे मांगे तो उन दोनों ने मेरे पति को मारकर उनकी आंखें निकाल ली। जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो उन कमीनों ने पहले मेरी इज्जत लूटी और फिर मुझे भी मार दिया। इतना बोलकर वो औरत चुप हो गई, पर ये सुनकर राहुल और हैरी के होश उड़ गए। तभी उस औरत ने अचानक से अपना सिर ऊपर किया और उन दोनों की तरफ उस औरत ने जैसे ही देखा, हैरी चीखकर डरते हुए बोला, तुम? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। अचानक उस औरत का चेहरा पूरा सफेद हो गया, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। वो औरत उन दोनों की तरफ देखती हुई बोली, वो तुम दोनों ही थे ना? मैं जानती थी कि कभी ना कभी एक ना एक दिन तुम्हारी गाड़ी यहाँ दोबारा जरूर खराब होगी और तुम अपनी मौत की तरफ जरूर खिंचते चले आओगे। जैसे ही उन दोनों ने ये बात सुनी, दोनों डर कर खौफ से कांपने लगे। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, कैसे जाने दे साहब? उस दिन मैं भी तुमसे तो यही कह रहा था। आवाज सुनकर दोनों ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो वो मैकेनिक उनके पीछे खड़ा था। अचानक उस मैकेनिक की शक्ल बदल गई। उस मैकेनिक का चेहरा देखकर वो दोनों अंदर तक कांप गए। तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तो 5 साल पहले मर चुके हो और हमने तुम्हें अपनी इन्हीं हाथों से मारा था। हाँ, और तुम दोनों ने मुझे मारकर मेरी आंखें तक निकाल ली और फिर उसके बाद मेरी पत्नी की इज्जत लूटकर उसे भी मार दिया। तब से हर रात हमारी आत्मा रात में तुम्हारा ही इंतजार करती है और आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। इतना बोलकर वो मैकेनिक धीरे धीरे कदमों से उनके पास आने लगा। वो उनके जितना पास आ रहा था, उसका चेहरा उतना ही भयंकर होता जा रहा था। उसका चेहरा भी सफेद हो गया था और उसकी एक आंख से खून बहने लगा था और अचानक उस औरत के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज होती जा रही थी कि अब हैरी और राहुल के कान में चुभ रही थी। हैरी और राहुल के कान से खून आने लगा। देखते ही देखते वो मैकेनिक उनके नजदीक आ गया। वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस मैकेनिक ने हैरी की दोनों आंखें निकाल ली। हैरी ने दर्द से तड़प तड़प कर वहीं राहुल के सामने ही अपना दम तोड़ दिया और राहुल कुछ नहीं कर पाया। और देखते ही देखते मैकेनिक ने राहुल की भी दोनों आंखें निकाल ली और राहुल ने भी वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है।